डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत को लेकर काफ़ी तल्ख बयान सामने आया है, जिससे भारत और यूक्रेन के संबंधों में पिछले कुछ समय से चल रही खटास खुलकर सामने आ गई है। क्या है मुद्दा, पूरी गंभीरता के साथ समझेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाली मुख्य परीक्षा में यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा अभी होने वाली है उसमें यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत और यूक्रेन के संबंधों को लेकर सीधा सवाल वहां पर बन सकता है, तो यह टॉपिक उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात है क्या, देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बोला कि भारत जो रूस के साथ तेल की डील कर रहा है ना, आपको पता है कि भारत और रूस के बीच में सस्ते तेल के आयात को लेकर एक डील हुई है। ठीक है, वो क्यों हुई है? रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी समय से आपको पता है कि वॉर चल रहा है। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इसके चलते पश्चिम जो देश हैं, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने, पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे इन प्रतिबंधों का सामना करने के लिए रूस ने अपने सहयोगी देशों का रुख किया है। रूस के सहयोगी कौन से देश हैं? भारत है, चीन है, ठीक है, कुछ हद तक उत्तर कोरिया भी। इस तरह के देशों के साथ रूस ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है, ताकि जो ये पश्चिमी देशों ने जो दबाव बना रखा है इसको झेला जा सके, पहली चीज। दूसरा ये है कि भारत के साथ तेल डील कर रहा है और पश्चिमी देशों का दबाव था भारत पर कि आप इस तरह से तेल डील मत करें, और अब खुलकर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत जो ये चीजें कर रहा है, ये सस्ता तेल खरीद रहा है, ये तेल नहीं है, ये यूक्रेन के नागरिकों का खून है उसमें। देखिए, बहुत तल्ख बयान है, इसलिए मुद्दा काफी गंभीर है। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने, पूरा बयान देखते हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि ये जो आप छूट दे रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि इसमें सस्ता तेल हमें मिल रहा है, इस छूट का भुगतान आप यूक्रेन के नागरिकों के तेल से कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं? उनके खून से कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से नागरिकों की हत्या रूस द्वारा की जा रही है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो इसके चलते आपको ये जो आप तेल सस्ता खरीद रहे हैं, ये जो डिस्काउंट आपको मिला है, इसमें यूक्रेन के नागरिकों का खून मिला है। आगे वो क्या बोलते हैं कि देखिए, यूक्रेन को भारत से अधिक व्यवहारिक प्रैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन वो भारत उसको नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको पता है, देखिए, रूस के साथ हमारे पुराने मित्रवत संबंध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री समय समय पर कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रूस जो है हमारा पुराना मित्र है। ठीक है, उससे रिश्ते हम किसी भी कीमत पर खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही रूस है सोवियत संघ के रूप में जिसने 1971 में भारत को समर्थन किया था। जब अमेरिका ने भारत को परमाणु धमकी दी थी ना, तब ये रूस ही था, यही सोवियत संघ था जिसने अपना परमाणु बेड़ा भारत की सुरक्षा के लिए उतारा था। तो कहीं ना कहीं पे हमारे रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं। उन्हीं रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में भारत अभी भी प्रयास कर रहा है, लेकिन ये चीज जो है यूक्रेन को अच्छी नहीं लग रही है। देखिए, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, इसके वैसे कारण हैं क्या? देखिए, जल्दी से देख लेते हैं क्या कारण है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस वजह से युद्ध की नौबत आई। देखिए, पहला कारण आपको पता है, नाटो की सदस्यता चाहता है यूक्रेन। मना किया था रूस ने, क्यों? क्योंकि नाटो क्या है? नाटो देखिए एक ऐसा ग्रुप है जो पश्चिमी देशों ने बनाया है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये वो देश हैं। इन देशों का मानना है, इस गुट का, कि अगर किसी एक गुट के सदस्य पर, ठीक है, किसी एक मेंबर पर अटैक होता है ना नाटो के, तो सारे देश मिलकर उसका जवाब देंगे। जवाबी प्रतिक्रिया सामूहिक रूप से होगी। तो ये नाटो का ग्रुप है, और ये आपको पता ही है 1949 में बनाया गया था। किसके अगेंस्ट? सोवियत संघ। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? 1989 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद कौन है उसका उत्तराधिकारी? रूस, बड़ा टुकड़ा रूस है। तो रूस आज ये चीज समझ रहा है कि ये नाटो जो मेरे अगेंस्ट बनाया गया है, इसका विस्तार बिल्कुल मेरे करीब यूक्रेन तक हो जाना, ये कहीं भी मेरी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए रूस ने कई बार अमेरिका को, यूक्रेन को आगाह किया था कि आप इस तरह की चीजें ना करें। ठीक है, पहला कारण आप लोग समझ गए। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण अमेरिका का है। देखिए, यूएसए जो है ना, अपने रणनीतिक हित साध रहा है इसमें। कैसे समझते हैं? देखिए, एक समय था जब यूएसए को खतरा किससे था? यूएसएसआर से। शीत युद्ध चला, हम लोगों ने पहले भी पिछले टॉपिक्स में भी बात की थी। ठीक है,
एक समय अब है जब रूस को, अमेरिका को खतरा किससे है? चीन से। और इसी चीन के गुट में शामिल कौन है? ये रूस प्लस रूस। ठीक है, कुछ और गुट भी, और भी देश हैं इसमें शामिल, आप देख सकते हैं जिस तरह का एक गुट बन रहा है जिसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, इस तरह के देश थोड़े से आ जाते हैं, नॉर्थ कोरिया भी है। तो अमेरिका ये चाहता है कि चीन को कमजोर तो हम कर ही रहे हैं आर्थिक प्रतिबंध के साथ, रूस को कमजोर किया जाए, उसे यूक्रेन के साथ युद्ध में धकेल कर। ठीक है, अगर अब देखिए ना, रूस कितने समय से युद्ध लड़ रहा है, तो कितने रूस के जो सैन्य संसाधन हैं उनका विनाश हुआ है। आप सोचिए कितना सैन्य रूप से अभी संसाधनों का वो हुआ है, हनन हुआ है, दोहन हुआ है। और उसके अलावा बहुत सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है रूस की वो भी प्रभावित हुई है, आर्थिक रूप से रूस को काफी हानि झेलनी पड़ रही है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, ये अमेरिका का हित था कि कहीं ना कहीं पे रूस को थोड़ा सा इस तरह से कमजोर बनाया जाए। ठीक है, उसके अलावा भी कई छोटे मोटे कारण रहे हैं, लेकिन जैसे आप सोचिए जो यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो काफी भावुक टाइप के व्यक्ति हैं और उन्होंने दूरदर्शी नेता के रूप में अपनी पहचान नहीं स्थापित की। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी जिद के लिए, नाटो में शामिल होने के लिए पूरे देश को युद्ध में धकेल दिया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे एक दूरदर्शी नेता की निशानी कहीं से भी नहीं हो सकती। तो कई छोटे मोटे कारण इस तरह से हैं जिससे ये युद्ध शुरू हुआ है। सबसे बड़ा कारण इसमें नाटो का है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से ही यूक्रेन की तरफ से भारत का समर्थन मांगा जा रहा है कि आप रूस के अगेंस्ट आके ना भारत का, इसका यूक्रेन का समर्थन कीजिए। ठीक है, क्योंकि रूस के विरुद्ध कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के विरुद्ध प्रस्ताव लाए जा रहे हैं जिसमें भारत जो है वो एब्सेंट रह रहा है, अनुपस्थित रह रहा है। भारत रूस के खिलाफ मत नहीं दे रहा है और जो यूक्रेन है वो भारत का समर्थन चाहता है। लेकिन भारत ने पहले भी ये बात क्लियर कर दी है, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये बात बोल दी है कि देखिए, आप जो सस्ते तेल की बात कर रहे हैं ना, देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है प्रति व्यक्ति आय, बहुत कम है विकसित देशों के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो देश के लोग हैं वो बहुत महंगा तेल नहीं खरीद सकते। ठीक है ना। और आपको पता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है तेल का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं तेल की। तो भारत चाहता है कि सस्ता तेल अगर मिल रहा है, तो उन्होंने ये बोला भारत के विदेश मंत्री ने कि मेरा ऑफिशियल तो ड्यूटी मेरी है ही है, लेकिन इसके साथ ही मेरा एक नैतिक दायित्व भी बन जाता है कि मैं अपने देश के नागरिकों को जो कि ज़्यादा महंगा तेल नहीं खरीद सकते, उनको मैं सस्ते से सस्ता सौदा दिलाऊं। ठीक है ना, सस्ते से सस्ते तेल अवेलेबल कराऊं और एक बेहतर डील की तरफ मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ये हमारा नैतिक दायित्व है। तो ये चीज़ जो है यूक्रेन को अच्छी नहीं लगी। देखिए, भारत ने जब से युद्ध चल रहा है, भारत ने कई बार जो है फूड एड भेजी है। ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा को लेके फूड एड भेजी है भारत ने यूक्रेन को, हैं, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से भारत सहायता कर रहा है। उसके अलावा यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत को यह भी याद दिला दिया कि जब आपके 20,000 जो छात्र थे, आपको पता है कि बहुत सारे भारत के नागरिक जो हैं एमबीबीएस वगैरह करने के लिए यूक्रेन जाते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वहां से उनको निकालने में यूक्रेन ने मदद की थी थोड़ी बहुत। तो उसको लेकर भी विदेश मंत्री ने भारत को याद दिलाया कि आपके उस समय कठिन दौर में हमने आपके नागरिकों को बाहर निकाला था। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक मुद्दा इंपॉर्टेंट हो ही गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने या विदेश मंत्रालय ने एक मुद्दा ये बड़ा गंभीर उठाया, ये समझने की जरूरत है। देखिए, किसी थर्ड देश को लेकर यूक्रेन ने एक हिसाब से तंज कसा है। क्या बोलता है? देखिए, ये हैं यूक्रेन के, ये हैं रूस के विदेश मंत्री। ठीक है, ये रूस के विदेश मंत्री हैं और ये हैं म्यांमार के विदेश मंत्री। ठीक है, इनका क्या सीन है? देखिए, हाल ही में कुछ समय पहले इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात हुई, इनकी मुलाकात हुई और जिसके चलते यूक्रेन ने भारत को बोला कि रूस और जो म्यांमार के बीच में जो रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो रही है ना, ये रणनीतिक भागीदारी ये भारत के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। देखिए, किस तरह तीसरे देश को लेकर जो है यूक्रेन ने तंज कस दिया है कि म्यांमार और रूस अगर करीब आ रहे हैं ना, तो आज तो भारत को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलकर भारत को समस्या उत्पन्न होगी इससे, क्योंकि रूस जो है वो अपने हित साधने लगेगा म्यांमार में। देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश करिए, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि म्यांमार भी एक संप्रभु देश है। ठीक है, रूस भी एक संप्रभु देश है, भारत भी एक संप्रभु देश है। तो क्या किसी एक संप्रभु देश को हम किसी अन्य देश के साथ विदेशी स्तर पर या विदेश नीति के स्तर पर वार्ता करने से रोक सकते हैं? क्या यह संभव है? आज के दौर में नहीं रोक सकते हम।
अगर वो देश मिलकर आपस में कोई बात कर रहे हैं तो भारत कैसे रोक सकता है उसको? तो इसलिए दोनों संप्रभु देश अपने विदेश नीति के स्तर पर अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये जो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बयान है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बचकाना हरकत को दर्शाता है। आगे क्या है देखिए, जब से भारत रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना, आपको पता है तब से हम लोगों ने पहले भी बात की, क्या बात की कि यूक्रेन जो है वो वैसे तो दोनों ही पक्ष भारत का समर्थन चाहते हैं, इस चीज को समझिए, ये दोनों ही देश जो है वो भारत का समर्थन चाहते हैं। लेकिन भारत के लिए चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक बैलेंस स्टैब्लिश करना। भारत को तो दोनों के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं ना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत भारत की ये है, या ये मान लीजिए कि पुरानी मित्रता है रूस के साथ, तो हम इसके साथ संबंध खराब नहीं कर सकते। इसलिए भारत ने ये चीजें की हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यहां देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, रूस के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत एब्सेंट रहा, भारत ने उसमें मतदान नहीं किया, भारत अनुपस्थित रहा, बैठक में भी नहीं बैठा। उसी तरह से आईएईए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसमें भी रूस के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि रूस ने, आपको पता है कि यूक्रेन के कुछ परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचा था, जो अटैक किया था, उस वजह से वहां पर भी एक प्रस्ताव लाया गया, वहां पर भी भारत जो है अनुपस्थित रहा। तो ये चीज यूक्रेन को सही नहीं लग रही है कि भारत जो है हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, भारत सिर्फ खाद्य स्तर पर आपको कुछ एड दे रहा है, वो चीज से एक प्रैक्टिकल जो है, एक व्यवहारिक जो भारत का समर्थन वो यूक्रेन को नहीं मिल पा रहा है, ये यूक्रेन का मानना है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और बहुत गंभीर मुद्दा है परीक्षा दृष्टिकोण से, कि यूक्रेन और भारत के बीच में कुछ चुनौतियां उभर रही हैं। आपको पता है जब से वॉर चल रहा है, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती क्या है? सबसे पहली चुनौती देखिए आप यहाँ पर, जो हम लोगों ने अभी बात की। देखिए रूस के साथ भी हमें अच्छे संबंध मेंटेन करने हैं, यूक्रेन के साथ भी मेंटेन करने हैं। ठीक है, यूक्रेन हमारा आर्थिक रूप से अच्छा भागीदार देश है, ठीक है, तो हमें इनके साथ भी संबंध। तो भारत के लिए चुनौती है संतुलन, बैलेंस स्टैब्लिश कैसे किया जाए। और ये भारतीय विदेश नीति की कोई आज से चुनौती नहीं बनी हुई है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये चुनौती लगातार से है। एक समय से जब शीत युद्ध चला यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तब हमें बैलेंस करना था। ठीक है, फिर हमने गुटनिरपेक्षता को चुना। इसी तरह से अब जब यूएसए और चीन के बीच में मुद्दा चल रहा है, यूएसए और चीन के बीच में, तब भारत के लिए चुनौती है कि इन दोनों देश में किसका पक्ष लिया जाए, क्योंकि एक हिसाब से अभी भी इन दोनों देश के बीच में कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। दोनों देश चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके पक्ष में हो, यहाँ पर भी भारत को बैलेंस के लिए चुनौती है। और अब अगर ये युद्ध आया है तब भी भारत के लिए एक चुनौती है कि किस तरह से संतुलन को साधा जाए। दूसरी प्रमुख चुनौती क्या है? हम लोगों ने अभी बात की कि लगभग 18,000 के आसपास भारत के जो नागरिक हैं, भारतीय जो विद्यार्थी हैं, वो यूक्रेन में एमबीबीएस वगैरह के लिए जाते हैं, वहाँ पर डिग्री कर रहे हैं। हालांकि अभी युद्ध की स्थिति में भारत ने उनको निकाल लिया है कुछ हद तक, लेकिन कल को अगर स्थिति सामान्य होती है तो भारत का ये डायस्पोरा फिर से वापस जाएगा, वहाँ पर डिग्री उनकी अधूरी बाकी है। तो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पे चुनौतियाँ उभर सकती हैं भारत के लिए, तो ये एक प्रमुख मुद्दा उभर के सामने आता है। तीसरा प्रमुख मुद्दा क्या है? देखिए यूक्रेन के साथ भारत के आर्थिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। क्या भेजते हैं हम, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, यूक्रेन को से हम लोग क्या आयात करते हैं? यूक्रेन से आयात क्या करते हैं हम करते हैं यूरिया, तेल, ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना यूक्रेन से, तेल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो भी हम यूक्रेन से आयात करते हैं। तो ये हम यूक्रेन का हमारी तरफ आयात है। यूक्रेन को हम निर्यात क्या करते हैं? एक्सपोर्ट क्या है हमारा? लगभग दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, ठीक है, मेडिकल जो है डिवाइसेस जो हैं वो हम यूक्रेन को भेजते हैं। तो एक अच्छा आर्थिक ट्रेड का एक दायरा है। अब युद्ध की स्थिति में इस आर्थिक संबंध को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे बनाकर रखा जाए, ये भी तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि नहीं है। दूसरा एक यहाँ पर ये देखिए कि भारत को लेके एक मॉरल डायलेमा भी है, एक नैतिक द्वंद्व भी है। वो क्या है? देखिए भारत ह्यूमन राइट्स को लेके, मानवाधिकारों का सबको पता है सबसे बड़ा प्रहरी है, ठीक है। हमेशा वैश्विक स्तर पर भारत ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज बुलंद की है।
और भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, तो उस नाते भारत का एक दायित्व ये भी बन जाता है कि कहीं ना कहीं पर अगर दोनों देशों में नागरिकों की हत्या हो रही है या लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उस पर भारत कुछ ना कुछ टिप्पणी करे या कुछ ना कुछ सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करे। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में कोई प्रस्ताव आता है, वहां पर भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरेगी कि किस तरह से भारत समर्थन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब होती है इससे ना। क्योंकि देखिए मानवाधिकारों को लेकर हम इतने बड़े स्तर पर बात करते हैं, फिर अगर ऐसे किसी टॉपिक पर प्रस्ताव आता है, हम अनुपस्थित रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं यहां पर भी चिंता की स्थिति उत्पन्न करती हैं। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, बहुत मतलब हम लोगों ने देख लिया कि इश्यूज क्या क्या हैं, यूक्रेन वार के कारण को लेकर हम लोगों ने बात की कि किस तरह से कौन कौन से रीजन रहे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस जो करंट अफेयर के साथ हम इस टॉपिक को हम लोगों ने एक होलिस्टिक व्यू में कवर किया। देखिए ये जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इससे संबंधित जो पीडीएफ वगैरह हैं उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर सब टीचर्स आपको पीडीएफ अवेलेबल करा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।